हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. कंसिडर अ थिन स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस r with its center on at the origin carrying uniform positive surface charge density. The variation of the magnitude of the electric field ER and the electric potential VR with the distance small r from the center is best represented by which graph? Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be potential gradient. तो जब हम बात करते हैं यहाँ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट की, इट स्टेट्स दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस इज गिवन एज इलेक्ट्रिक फील्ड. साथ में हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस एंड पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1/r. r is the distance from the given charge. Now according to the question हमारे पास एक शेल दे रखा है. इट इज द शेल जिसकी जो रेडियस है वो कैपिटल आर के बराबर हमारे पास है, और यहाँ से हमसे पूछा गया है जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और जो पोटेंशियल होगा उसकी वैल्यू क्या होगी अगर हम यहाँ पे जो डिस्टेंस है उसको वेरी करें. तो अगर हम यहाँ पे आर की वैल्यू लेस देन कैपिटल आर रखें, यानी शेल के अंदर की बात करें, क्योंकि ये शेल है तो अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जीरो होगा, क्योंकि कोई भी चार्ज यहाँ पे कन्फाइंड नहीं है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जीरो होगा. एंड वी नो दैट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा तो E इक्वल्स माइनस dV बाई dr से हम ये कह सकते हैं जो V की वैल्यू होगी दैट विल बी कांस्टेंट. ये हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट निकल के आएगी. तो इनसाइड हमारे पास जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जीरो होगा और पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट होगी. तो अगर हम ग्राफ से देखें तो हमारे पास जो A ग्राफ है और जो हमारे पास D ग्राफ है, इसी में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारे पास यहाँ पे इनसाइड अगर हम बात करें शेल के, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, और यहाँ पे जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो हमें कांस्टेंट देखने को मिल रही है. डॉटेड जो लाइन है ये हमारे पास पोटेंशियल को इंडिकेट कर रही है और जो हमारे पास थिक लाइन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को इंडिकेट कर रही है. नाउ यहाँ पे अगर हम एक ग्राफ को देखें तो इसमें जो हमारे पास पोटेंशियल है वो लीनियरली वेरी कर रहा है. तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन ए है ये इनकरेक्ट हो जाएगा. अगर हम ऑप्शन बी की बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द शेल ये हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू का दे रखा है, जबकि ये जीरो होना चाहिए था, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा. लेकिन अगर हम सी ऑप्शन को देखें, यहाँ पे हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इनसाइड द शेल ये जीरो के बराबर होना चाहिए था, जबकि ये कांस्टेंट गिवन है, और हमारे पास जो पोटेंशियल है ये कांस्टेंट होना चाहिए था, जबकि ये हमारे पास लीनियरली वेरी कर रहा है. तो ये वाला ऑप्शन भी हमारे पास इनकरेक्ट हो जाएगा. तो यहाँ से अगर हम देखें तो जो इनसाइड हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो जीरो आ जाएगा, लेकिन जो पोटेंशियल की वैल्यू आएगी दैट विल बी कांस्टेंट. नाउ यहाँ पे दूसरा अगर हम देखें तो आफ्टर जो r की वैल्यू होगी दैट विल बी ग्रेटर देन कैपिटल R. यहाँ पे अगर हम r की वैल्यू कैपिटल R से ज्यादा रखें, यानी आउटसाइड द स्फीयर अगर हम बात करें, यहाँ पे जो शेल है इसके बाहर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो दैट विल बी गिवन एज E इक्वल्स 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, यानी E विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर और V विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r. अगर हम दोनों का कंपैरिजन करें तो इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास यहाँ पे जो चेंजेस आएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो चेंजेस आएगा दैट विल बी मोर शार्प एज कंपेयर टू दी पोटेंशियल. यानी हमारे पास अगर हम पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो जो शार्प चेंजेस आएंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड में ज्यादा हमें देखने को मिलेंगे एज कंपेयर टू दी पोटेंशियल. और जो हमारे पास डी ग्राफ दे रखा है इसमें हम देख सकते हैं हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस ये ज्यादा है एज कंपेयर टू द पोटेंशियल. तो हम यहाँ पे कह सकते हैं फ्रॉम द गिवन ग्राफ हमारे पास जो ऑप्शन डी होगा दैट इज मैचिंग विद बोथ द conditions. Option D will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.